हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था सेल यानी कोशिका। कोशिका के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका है यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों के बारे में डायग्रामेटिक वे में पढ़ा था कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी संरचना कैसे होती है। आज की जो क्लास है वो रिलेटेड है किससे, तो जो संरचना होती है ना वो डायग्रामेटिक वे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज उसी को हम थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो सेल है यानी जो कोशिका है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से वो 3 है, तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और तीसरा है न्यूक्लियस यानी जिसे बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला है, दूसरा क्या है वो है कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और तीसरा है न्यूक्लियस जिसे मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। सो इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन थ्योरी के फॉर्म में सारी बातें करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। हम क्यों सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बताया सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। हम पहले सेल वॉल के बारे में बात करना। देखिए फ्रेंड्स, हमने कल डायग्रामेटिक वे में दोनों की बात कर ली थी, चाहे एनिमल की बात करी हो चाहे प्लांट की बात करी हो, दोनों सेल के बारे में बात कर लिया था, है ना। मैंने बताया था जो प्लांट सेल है वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक मोटी झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, या फिर इंग्लिश में बात करें तो सेल वॉल बोलते हैं। तो आज हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, एनिमल के जितने सारे ऑर्गन हैं, जितने सारे कंपोनेंट हैं, और इधर बात करें चाहे प्लांट के तो उनके भी जितने सारे कंपोनेंट हैं सारे एक साथ करेंगे, ठीक है। कल डिफरेंस करके पढ़ लिया, आज एक साथ थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। हिंदी में बात करें क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। केवल ये कहाँ होती है, तो ये होती है ओनली कहाँ होती है, तो पादप कोशिका में होती है। ये पादप कोशिका में ही क्यों होती है, इसका कारण ये है कि जो पादप कोशिका है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना। प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी हुई, टेम्परेचर है, बारिश है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे कि मूव कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट है वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें हर एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो ज़रूरी है हमसे ज़्यादा उनको सुरक्षा देना। तो यही सुरक्षा के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। तो आपको कहाँ प्रेजेंट होती है, क्यों प्रेजेंट होती है, समझ में आ गया होगा। वही चीज मैंने लिखा है, केवल पादप कोशिका में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट सेल में केवल प्रेजेंट होते हैं क्या, सेल वॉल। अब दिमाग में ये कभी मतलब दिमाग से जाएगा नहीं या भूलेगा नहीं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। समझ में आ गया ना क्यों होती है। अब आगे बात करते हैं ये कैसी होती है, तो ये डेड होती है, मरी हुई होती है, मृत कंपोनेंट होता है किसका, प्लांट सेल का, ठीक है। तो ये कैसी होती है, मृत होती है। दूसरी मोटी लेयर होती है, भैया बाहर पाई जाएगी, सारी चीजें सुरक्षा कर रही है तो जरूरी है मोटी हो, है ना। तो मोटी होती है, पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है, यानी कि इसमें सरंध्र, पोरस का मतलब होता है सरंध्र को और भी हम अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में बात करें तो छिद्र युक्त बोलेंगे, मतलब उसमें छेद प्रेजेंट होंगे। और ये छेद प्रेजेंट होते हैं, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि बाहर से जो भी लिक्विड है ना, कोई भी द्रव है, कोई भी गैस है, उनका आदान प्रदान हो सके, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, इसमें ये कैसी होती है, तो पारगम्य होती है। ये वर्ड अच्छे से याद रखना कि जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पारगम्य होती है। इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो सके, आदान प्रदान हो सके, वो क्या कहलाते हैं, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, तो पारगम्य मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो
विलेय और विलायक बोलते हैं। ठीक है, जो विलायक होता है उसका मतलब होता है घुलाने वाला। ठीक है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ वाटर और शुगर को ले लूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेती हूँ वाटर और शुगर को। तो जो वाटर है वो यहाँ पर क्या है, विलायक है, यानी वो क्या है, सॉल्वेंट है ना, विलायक है। और जो चीनी उसमें घोली जा रही है वो क्या है, विलेय है, सल्यूट है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जिसमें आदान प्रदान हो सके ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, पारगम्य मेम्ब्रेन कहलाएगी, है ना। क्या कहलाएगी, पारगम्य मेम्ब्रेन कहलाएगी। हिंदी में बात करें, सॉरी इंग्लिश में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, परमिएबल पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो आई थिंक पारगम का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने, ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आगे बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बताया क्लाइमेटिक कंडीशन जितनी सारी होती हैं उन सबसे इसको सुरक्षा प्रदान करना। और साथ में कैसी होती है, रिजिड होती है, दृढ़ता प्रदान करती है, कठोर होती है, एक तरीके से देखी जाए मजबूत होती है। तो कार्य इसका है ताप में परिवर्तन। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में सेम टू सेम लाइन लिखी है। तो ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु और वायुमंडलीय नमी आदि से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। सेल वॉल से रिलेटेड पहली चीज़ ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ओनली पादप सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या फंक्शन होता है इसका, तो क्लाइमेटिक कंडीशन से हेल्प करना। ठीक है, और उसके बाद बात करी जाए क्या चीज़ बचा इसमें, तो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारा ही है लेकिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि हायर अगर एग्जाम की बात करें उसमें भी पूछा जाता है और यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, मेम्ब्रेन होती है पारगम्य, जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आदान प्रदान जिस झिल्ली के द्वारा हो सकता है वो क्या कहलाएगी, पारगम्य मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में परमिएबल को कैसे लिखते हैं, तो इंग्लिश ये है इसकी, मैं यहाँ लिख दूँ PERMEABLE। ठीक है, ये होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल का मतलब क्या होता है, तो आगे परमिएबल मैंने बता दिया, मतलब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो चीज़ें। दूसरी बात करेंगे किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या क्या हमें तैयार रखना है, क्या क्या याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे जो सेल वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल जो है वो पादप कोशिका में ओनली प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल या जंतु कोशिका में नहीं होती है। वैसे अगर बात करें कोशिका झिल्ली की तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो पादप में है तो जंतु में है, नहीं। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में प्रेजेंट होती है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। कौन, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों में प्रेजेंट होती है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, ये कैसी होती है, वो तो मृत होती है, तो ये कैसी होती है, तो ये जीवित होती है। ठीक है, इसमें जीवन होता है, ये जीवित होती है। आगे बात करें वो कैसी होती है, मोटी होती है, और ये कैसी होती है, पतली होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, ये भी छिद्र युक्त होती है, मतलब ये भी पोरस होती है, सरंध्र होती है, मतलब रंध्र के साथ होती है, यानी कैसी होती है, छिद्र युक्त होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्ट है वो है ये अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, तो देखिए ये तो परमिएबल है सेल वॉल, लेकिन ये कैसे है, सेमी परमिएबल है, यानी यहाँ पर सिर्फ किसके, सॉल्वेंट के ही जो पार्टिकल हैं वो आ सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं आ सकते, है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ अर्धपारगम का मतलब। अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होते हैं सिर्फ वही पदार्थ क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं इस मेम्ब्रेन से, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो दोनों चीज़ समझ में आई आपको।
आगे बात करें ये किसकी बनी होती है, जैसे ये सेलुलोज की बनी होती है तो ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। आगे बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है, क्या कार्य होता है, तो ये जो होती है वो सेल को आकार प्रदान करती है। ठीक है, सेल को क्या प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। कौन, कोशिका झिल्ली। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों समझ में आया आपको। अब आइए आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में या साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमने बताया था न्यूक्लियस के अंदर, अगर आप पिछली क्लास याद रखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ऐसे ये मैंने ये बना लिया था, ये ऐसे सेल बनाया था और यहाँ पे ऐसा चिपचिपा द्रव, तरल द्रव भरा हुआ था, जिसे क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म कहा जाता था। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर जेली लाइक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक और चीज़ याद रखना, एक और चीज़ के में क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस, क्या याद रखना है, न्यूक्लियस तथा कोशिका झिल्ली, यानी जो न्यूक्लियस है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच जेली लाइक, जेली के समान जेली लाइक एक पदार्थ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच जेली लाइक जो सब्सटेंस भरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए, क्या इनका वर्क होता है, ये किसकी बनी, ये किसकी बनी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है तथा न्यूक्लियस और जो वो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच, अब देखो इस तरीके से होता है, मैंने यहाँ बताया था ये सेल है। ठीक है, यहाँ पे जो गाढ़ा, यहाँ बीच में सेंटर में न्यूक्लियस था और यहाँ पर ऐसे ये द्रव भरा हुआ था, है ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो जेली लाइक पदार्थ या जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्लियर हुआ आपको। अब आगे आइए बात करते हैं, जो ये साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका के अंग बोलते हैं या कोशिका सेल ऑर्गेनेल्स, इंग्लिश में बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। वो कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि स्मूथ एंड रफ दोनों होते हैं। दो होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, हरित लवक, रिक्तिका। ये सारी चीज़ें मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की इंक्लूड की हैं। ठीक है, अलग नहीं कर रहे हैं, दोनों को साथ में चेक कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। देखिए साइटोप्लाज्म के जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं आता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं आता है, ये दिमाग में रखना। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो ऑर्गेनेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, कोशिका द्रव्य में। अब आगे बात करते हैं क्या काम होता है कोशिका द्रव्य का। तो कोशिका द्रव्य का काम होता है सरफेस प्रोवाइड करना, जितनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है, यानी हमारी बॉडी में जितनी सारी रासायनिक रिएक्शन या अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसको सरफेस देता है। ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करता है सारी केमिकल रिएक्शन को। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है और साइटोप्लाज्म के बारे में कितनी चीज़ें हमें याद रखनी है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में, कोशिका के कोशिका द्रव में प्रेजेंट होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, रेड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसकी दो लेयर होती हैं। ठीक है, दो लेयर प्रेजेंट होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ बनाया है लेकिन यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए एक ये बाहर की लेयर होती है, ठीक है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर बोला जाता है, और अंदर की लेयर ऐसे फोल्डेड होती है। ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई होती है अंदर की लेयर,
इस टाइप से अंदर की लेयर जो होती है वो क्या होती है, मुड़ी हुई होती है ना। तो ये कैसी होती है, फोल्डेड होती है। ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है। तो कितनी लेयर हुई, 2 लेयर हुई, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। और देखिए जो ये यहाँ पे धंसा हुआ पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है, क्योंकि सीटेट के लिए इतना ही सफिशिएंट है ना। तो ये जो फोल्डेड यहाँ पे ये वाला पार्ट है मुड़ा हुआ, इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी क्या है, इनर लेयर है। तो आपको समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी लेयर की होती है, 2 लेयर होती है इसमें, और क्रिस्टी क्या है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। देखिए न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, मैंने बताया था। जो केंद्रक है उसके पास अपना डीएनए होता है, और उसके अतिरिक्त अगर किसी और में है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई डीएनए होता है वो होता है cDNA। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ डीएनए लिखा है, मैं बता रही हूँ cDNA होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका नाम है cDNA। और ये क्वेश्चन आई थिंक टेट यूपी टेट 2019 या 20 में पूछा गया है ना। ये मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो होता है cDNA। ठीक है, और डीएनए के साथ साथ इसमें कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का कुछ प्रोटीन अपने खुद के भी बना सकती है, बना लेती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्ध स्वायत्त या फिर बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का डीएनए, साथ में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखिए अगर ये चाहे तो जो सेल है उसके बाहर भी ये अपना काम कर सकता है ना, क्योंकि भैया ये अपनी खुद की एनर्जी बना सकता है ना। और एनर्जी तो बनाता है, आपको पता है, ये खुद की एनर्जी बना सकता है, साथ में प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। लेकिन जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेल कंट्रोल करती है। इस वजह से क्या होता है, ये सेल के बाहर फंक्शन नहीं कर सकता है ना। जबकि देखा जाए इसके पास सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट तो कहा गया, लेकिन कौन सा, सेमी कहा गया, अर्ध स्वायत्त कहा गया, फुली रूप से नहीं कहा गया। तो आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, क्यों कहा गया ये समझ में आया होगा, और क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक और चीज़ याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा रटा होगा आपने कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन एंड स्टोर दोनों करता है ना। स्टोर करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है। एटीपी है क्या बेसिकली, तो एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये हुई माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बात। अब आगे बात करते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले बात करें तो ये प्रेजेंट होता है कोशिका द्रव में नलिका समान। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कोशिका द्रव में जो साइटोप्लाज्म है उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो भी कैसी, डबल लेयर में होता है। ये भी कैसा होता है, डबल लेयर में। अभी आपको मैं बताऊंगी कि सिंगल लेयर में कौन कौन से होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट सेल के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सिंगल लेयर में होते हैं। तो वो भी मैं इन सबको अलग से एक बॉक्स में बंद करके आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, अभी सारा अलग अलग पढ़ ही रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखिए यहाँ मैं बना के अगर दिखाऊँ इसको, तो देखिए ऐसे क्या था, ये सेल थी है ना, और यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस से ही ऐसे
डबल लेयर में था, न्यूक्लियस से इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। अगर कल देखा हो आपने, इसी को क्या बोलते हैं, ये सेल के कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो कोशिका द्रव में नलिका के समान दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आगे बात करते हैं इनका वर्क क्या होता है। तो इनका वर्क होता है जो कोशिका है उसको यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और दूसरा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम के थ्रू, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, ये काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक है। लिपिड की सिंथेसिस भी करता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हम राइबोसोम की। तो राइबोसोम की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो मैंने यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे करके बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके, इन्हीं की सरफेस पे इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल लगे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, है ना। जिन्हें क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है, जिन्हें राइबोसोम बोला जाता है। और ये जो कोशिका है उसका सबसे छोटा अंग होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग अगर कोई है तो उसका नाम क्या है, राइबोसोम, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना किसका काम होता है, राइबोसोम का होता है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये हो गया राइबोसोम से रिलेटेड। अगर यहाँ बात करी जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो मैंने कल बताया था कि ये स्मूथ एंड रफ दो होते हैं, ठीक है। एक होता है चिकना, स्मूथ समझ रहे हैं, चिकना हो गया, रफ मतलब खुरदरा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जहाँ पर ये राइबोसोम के कण जहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, यानी खुरदुरा कहलाएगा, ठीक है, खुरदुरा कहलाएगा। और जहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो आई थिंक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, तो हो ही गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, रिक्तिका के बारे में। अभी न्यूक्लियस तो बाकी ही है और न्यूक्लियस वाले भी सारा क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड हो जाती हूँ फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फ्रेंड्स, मैं साइड हो जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने जो भी स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा, है ना। नोट्स बनाना रहा होगा तो नोट्स भी बना लिया होगा। एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, आई थिंक लाइटिंग प्रॉब्लम है, मैं उससे सही कर लेती हूँ, फिर आगे काम करती हूँ ना। ओके, अब सही हो गया। वो ना मैं लाइट बंद कर दिया था हमने, तो ध्यान ही नहीं दिया कि लाइट बंद है। सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। जो भी आगे के ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, चाहे वो प्लांट के हों चाहे एनिमल के, उनकी बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक बात किया था, राइबोसोम तक बात किया था। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, तो राइबोसोम बोलते हैं, है ना। ये सबसे छोटा ऑर्गन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, नहीं कोशिका के कोशिका द्रव में प्रेजेंट होता है। अब आइए आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के बारे में, है ना। देखिए, जो गोल्जी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखिए मैंने बताया था इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में। देखिए ये है, ये मैंने सेल बनाया है ना। सारी चीज़ें मैं फिर से थोड़ा रिकॉल कर रही हूँ। देखिए ये सेल है, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस तरीके की प्लेट की तरीके संरचना पाई जाती हैं, ऐसे, है ना। इस तरीके से प्लेट की तरीके संरचना कई सारी ऐसे ऐसे पाई जाती हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोला जाता है। और जो गोल्जी बॉडी है ना, या जो ये गोल्जी काय है, इसे प्लांट सेल में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम, ये यहाँ मैंने लिखा है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसके
फंक्शन की, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कुछ आवश्यक पदार्थ हैं उनका सेक्रेशन करना और साथ में जो अनावश्यक पदार्थ है उनका उत्सर्जन भी करना, है ना। इनका प्रमुख काम क्या होता है, तो आवश्यक पदार्थों का सेक्रेशन करना, श्रवण करना यानी स्रावण करना, और उसके बाद जो अनावश्यक पदार्थ है उनको एक्सक्रिएट करना, ठीक है, एक्सक्रिएट करना यानी कि उत्सर्जित करना भी होता है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है, सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। दूसरा एक और नाम से जाना जाता है गोल्जी बॉडी को, उसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, है ना। सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम के द्वारा जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है, जो प्रोटीन बनी है, वो कहाँ भेजा जाता है, तो गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो वहाँ से जो मटेरियल बनता है ना, वो अच्छी तरह से पैकिंग नहीं होती है उसकी, है ना, तो वो जब इसके पास आता है गोल्जी बॉडी के पास, तो ये इसको मॉडिफाई करता है एक गुड प्रोडक्ट के रूप में, उसकी पैकिंग करता है, उसके बाद जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उसको भेजता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो आई थिंक दोनों चीज़ें क्लियर हुई गोल्जी बॉडी के बारे में, है ना। एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है, मानव शुक्राणु जो है, उसके एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए जो ह्यूमन का स्पर्म होता है, आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये ह्यूमन स्पर्म है ना, और यहाँ पे इस तरीके से टोपी की तरीके संरचना, ऐसे कोन लाइक, है ना, इस तरीके से संरचना पाई जाती है। और पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या है, मैंने बनाया है ह्यूमन स्पर्म, थोड़ा सा इसको मैं सही से बना दूँ ताकि देखने में सही लगे, है ना। ये इस तरीके से ये है ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन स्पर्म है। और ये है एक्रोसोम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। चलो कोई नहीं। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो कोनिकल शेप में है ना, तो जो कोनिकल शेप में इसको बोलते हैं अग्रपिंडक, इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोसोम, इसको बोला जाता है अग्रपिंडक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। और इसी का निर्माण कौन करता है, गोल्जी का करता है, जो कि ये कहाँ हेल्प करता है, तो फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस इतना ही याद रखना आपको। तो ह्यूमन स्पर्म में जो ये वाला पार्ट होता है ना, अग्रपिंडक, सबसे आगे कोनिकल शेप वाला, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ये इसका क्या है, हेड है ना, ये इसका क्या है, नेक है, और ये क्या है, इसकी टेल है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन स्पर्म में एक्रोसोम क्या है ना। तो इसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। अब आगे बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लाइसोसोम ये भी कोशिका द्रव में गोल गोल सिंगल लेयर में, एक लेयर में बनी हुई संरचना पाई जाती है, छोटी सी, जिसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हो गया क्या, ये सेल हो गई, ये यहाँ मैंने साइटोप्लाज्म में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इस तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आइए बात करते हैं, इसके जो लेयर होती है वो कैसे होती है, सिंगल लेयर में होती है ना। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो भोजन को पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे लाइपेज हो गया, है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो किसके द्वारा सक्रिट होता है, तो सेल में बात करी जाए तो लाइसोसोम के द्वारा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, जबकि बहुत सारे एंजाइम हैं जिनको ये क्या करता है, सक्रिट करता है। लाइपेज जो कि किसका, फैट का, जो फैट के डाइजेस्ट में हेल्प करता है ना। तो लाइसोसोम में क्या होता है, जो भी भोजन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं उनका सक्रेशन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम भूखे की कंडीशन में होते हैं, है ना, या फिर जब हमारी सेल डेड हो जाती हैं, तब क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम तो क्या हुआ, सक्रेट कर दिया गया, लेकिन ये क्या करेगा, अब जिस चीज़ को डाइजेस्ट करना है वो ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, उस सेल को ही, जो सेल है जो डेड हो गई, या जिस सेल के द्वारा बनाया गया उसी को क्या करता है, विखंडित कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोला जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और एक चीज़ और यहाँ पर है, इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो लाइसोसोम क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम की।
सेंट्रोसोम या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, तारक काय बोलते हैं इसको। ये जो सेल है ना, सेल में इस टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म के सारे ऑर्गेनेल्स ही हैं, है ना, सारे अंग ही हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, क्या वो है सेंट्रोसोम। फ्रेंड्स याद रखना, ये पूछा गया है कि यूपी टेट में पूछा गया था, सेटेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी टेट में पूछा गया था कि सेंट्रोसोम और दिया, सेल वॉल दिया था, सेंट्रोसोम दिया था, और क्या दिया था, सेल वॉल सेंट्रोसोम हो गया, और एक मतलब टोटल 4 तो थे ही, उसमें ये छांटना था कि कौन सा जो है वो उसमें नहीं प्रेजेंट होता है एनिमल में। तो सेल वॉल तो सबको ही पता था, सेंट्रोसोम भी दिमाग में रखना कि एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और यही कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता है, यानी जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये सेल डिवीजन जब होता है ना, यानी कोशिका का जब विभाजन होता है, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम के बारे में। अब आइए आगे बात करते हैं हम लवड़ के बारे में। लवड़ नहीं, लवक है, सॉरी, ये लवड़ नहीं, ये लवक है। क्या है, लवक, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए ये प्लास्टिड क्या होता है, तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, उसमें कुछ मतलब रंगीन, रंग बिरंगी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे स्फेरिकल ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। ये मान लीजिए सेल है ना, इस सेल में छोटी छोटी रंग बिरंगी ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरी होती है सारी। तो ये रंग बिरंगा स्ट्रक्चर पाया जाता है छोटा सा, जो कि कैसा होता है, मतलब कि रंग बिरंगा होता है। अब हम सिर्फ एक ही कलर हमारे पास है, ज़्यादा तो है ही नहीं, तो मैं किससे बना दूँ, इससे बना दूँ, है ना। इस तरीके से छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, स्फेरिकल ऐसे छोटे छोटे रंग बिरंगी, जिसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। बात करें प्लास्टिड जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो प्लास्टिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो वर्डी लवक होता है, पहले तो अवर्डी लवक, फिर वर्डी लवक, फिर हरित लवक। वर्डी लवक या अवर्डी लवक, या नहीं बोलेंगे, वर्डी, अवर्डी और हरित लवक। वर्डी लवक को क्या बोलते हैं, सबसे पहले अवर्डी की बात करते हैं, तो अवर्डी को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्डी का मतलब होता है जिसमें वर्ण ना हो, वर्ण का मतलब यहाँ पे कलर है, ठीक है। तो वो पार्ट या वो भाग प्लांट का जहाँ पे क्या हो, कलरफुल ना हो, जो कलर, जहाँ पर कलर ना हो, वो क्या कहलाएगा, अवर्डी लवक कहलाएगा, ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा मैंने, पौधों के रंगहीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ, पौधों के जो कलरलेस पार्ट होता है ना, वहाँ प्रेजेंट होता है। कौन सा, तो वो प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जो भी भूमि के भूमिगत जितने सारे पार्ट होते हैं प्लांट के, वो सारे कैसे होते हैं, तो वो होते हैं कौन सा, अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो आपको समझ में आया कि ये सब कलर वाला पार्ट होता है सारा, यानी कि जो प्लास्टिड है इसमें कुछ कलर्ड होते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है, जिसमें जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं गाजर का ले लूँ, सॉरी गाजर नहीं होगा, गाजर में जो है वर्डी लवक प्रेजेंट होता है, जो भी कैरोटीन है, ठीक है, वो उसको कलर प्रदान करता है, ठीक है। और मैं उसका मूली का ले लूँ, ठीक है, मूली कलरलेस होता है, यानी वाइट नहीं लेंगे, वहाँ पे मूली कैसा होता है, कलरलेस होता है। आलू हो गया, ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे, तो अवर्डी लवक के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वर्डी लवक की, तो वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट से बोलते हैं। ये प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे कलर, रंग बिरंगा पार्ट हो, कलर्ड पार्ट हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में गाजर का, ठीक है, गाजर जो है, गाजर क्या, कैरोटीन प्रेजेंट होता है उसमें, कैरोटीन की वजह से उसका कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। रेड मतलब ऑरेंज टाइप में होता है, ऑरेंज भी होता है और 2 कलर में होती है गाजर, है ना। तो ये हो गया, कैरोटीन की वजह से होता है। जैंथोसाइनिन जो होता है वो बैगन का कलर होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, वर्डी लवक के कारण होता है ना। ये सारे क्या वर्डी लवक हैं, यानी जो मैंने बताया जैंथोसाइनिन